हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में अभी तक हम रिलीवेंसी वाले चैप्टर को कवर कर चुके हैं अप टू सेक्शन 38। सेक्शन 39 को हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं रिलीवेंसी ऑफ जजमेंट्स। जजमेंट की क्या रिलीवेंसी होगी फ्रॉम सेक्शन 40 टू 45। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके दो रीजन है। एक तो हमारी प्रिजम्पशन का जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, सेक्शन 4 से इसका लिंक है कि जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है वो यहां पे डिस्कस किया गया अंडर सेक्शन 41। और जजमेंट क्या है, कोर्ट के द्वारा दी जाती है। तो जजमेंट का ये बहुत ज्यादा एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स रहती हैं स्टूडेंट्स के बीच में कि वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा। आज इन सारे डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे और वी विल अंडरस्टैंड द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलीवेंसी ऑफ जजमेंट। ठीक है, किसी भी जजमेंट की किसी एविडेंस में एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी, रिलीवेंसी क्या होगी, एडमिसिबिलिटी कैसे होगी, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी ट्रिक की हम बात करेंगे जिससे कि हम याद रख सकते हैं, वो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अपना बेयर एक्ट, आपके पास आईपीसी का बेयर एक्ट, सीपीसी का बेयर एक्ट, सीआरपीसी का बेयर एक्ट और आपके पास इंडियन एविडेंस एक्ट तो होना ही होना चाहिए। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पास ये चारों बेयर एक्ट आपकी टेबल पर होंगे। हमेशा ये बेयर एक्ट डिग्लॉट में खरीदें। ठीक है, डिग्लॉट से काफ़ी बेनिफिट मिलता है आपको। और ये बेयर एक्ट साथ में होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए और A4 की सीट्स, मैंने आपको बोला था कि A4 की सीट लेनी है और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। ठीक है, लैंडस्केप मोड में उसको कीजिए और बीच से उसको टीयर कर, सो दैट कि आपके बेयर एक्ट के साइज में उसको काट लेना है। और उसको जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ आप उस पर लिखिए। आप यहाँ लिखिए और उसे यहाँ पे चिपका दीजिए टेप से, या आप स्टिकॉन यूज कर सकते हैं। स्टिकॉन पे लिख के चिपका दीजिए। होगा क्या, हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जनरली होता क्या है कि आप एक अलग से नोटबुक बनाते हैं। नोटबुक में आप लिख देते हैं कि MK लीगल शिक्षा की, MK सर की क्लासेस हम यहाँ लिख रहे हैं, और आपका बेयर एक्ट होता है कहीं और। जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको ये नहीं मिलती है और या फिर ये नहीं मिलता। आप या तो इसको देख के छोड़ देते हैं, इसको, दोनों को एक साथ देखना थोड़ा सा। आप टेबल पर बैठे हैं, आपको लगेगा कि वो तो उधर सेल्फ में रखी है, चलेगा, नहीं मिलेगी। ऐसी गलती ना करें। अपने बेयर एक्ट के अंदर ही, मान लीजिए यहाँ पे आपका बेयर एक्ट है, यहाँ पे आपने अपना एक A4 पेपर चिपकाया और वहाँ पे जो आपको केस लॉ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी बताए आप उसे यहाँ लिख लें और यहीं चिपका लें। जब आप इसको पढ़ेंगे, व्हेन यू स्टडी दिस ऑटोमेटिकली योर इंटेंशन विल बी गो टू दैट दिस पेज, और आपके माइंड में दोबारा से रिकॉल हो जाएगा सब कुछ। आपको रिवीजन में बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए, आई होप सब ज्वाइन कर चुके हैं जिनको आना था। क्लास तो आप शेयर करते नहीं हो। मैं देखो आपको इतना कहता हूं यार, बताओ आप भी नहीं मेरी बात मानते हो तो और कौन मानेगा। आप सब कहते हैं कि आईपीसी की सीरीज स्टार्ट कर दो, सीआरपीसी स्टार्ट कर दो, ठीक है, सीपीसी शुरू कर दो। अरे कर तो सब दें। कोई भी कवि तभी कविताएं सुनाता है जब वहां पे दर्शक होते हैं। अगर आपको सच में लगता है कि ये वीडियोज अच्छे हैं, बेनिफिशियल है, तो इनको शेयर करो। जिस दिन आप 100 तक पहुंचा देंगे ऑनलाइन कैंडिडेट्स को, लाइव कैंडिडेट्स को, ठीक है, उसी दिन से मैं नई सीरीज शुरू कर दूंगा। अगर आपको सही में लगता है बेनिफिशियल। अगर आपको लगता है कि नहीं, अच्छी नहीं है, तो देखिए फिर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, फिर वो आपकी इच्छा है। चलिए, we will start now today जजमेंट। जजमेंट क्या होती है? देखिए, जजमेंट आप कहां डिफाइन है। अब तक आपने सीपीसी पढ़ा है, हम पहले सीपीसी कवर कर चुके हैं कंप्लीट। जब सीपीसी आप पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि सीपीसी का बेयर एक्ट भी होना चाहिए, बिकॉज एविडेंस एक्ट सब पर लागू होता है। सीपीसी जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें एक सेक्शन 2 आता है जिसको डेफिनेशन क्लोज बोलते हैं। सेक्शन 2 में एक डेफिनेशन दी गई है 2 के 8 में, जिसे हम कहते हैं हु इज जज। किसकी डेफिनेशन है? जज की डेफिनेशन है।
और वहां लिखा गया था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट इज जज, यही था। बेरेट खोल लीजिए अपना, देखिए 2 का 8 क्या कहता है। फिर 2 के 9 में आइए, मैंने जज का आपको क्यों बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जजमेंट से कौन जुड़ा है, जज साहब जुड़े हुए। जजमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट गिवन बाय द जज, स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। लेकिन जजमेंट तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल में भी होती है। क्या जजमेंट सीआरपीसी में भी कहीं डिफाइन है? जजमेंट सीआरपीसी में भी कहीं डिफाइन है कि नहीं है, बताइए कमेंट में मुझे। कहीं पे सीआरपीसी में डिफाइन है? सीआरपीसी में जजमेंट कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि जजमेंट को लेके सीआरपीसी में एक अलग से पूरा चैप्टर है जो सीआरपीसी से डील करता है, सॉरी जजमेंट से डील करता है, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी आपका जजमेंट एक डेफिनेशन नहीं है। लेकिन जब आप चैप्टर 27 वहां पे देखेंगे तो वो आपको जजमेंट देता है। इसको याद करना तरीका बताता हूं आपको। चैप्टर 17 में 211 से लेकर के, यहां लिख लेते हैं, चैप्टर 17 सीआरपीसी, चैप्टर 17 में हम चार्ज फ्रेम करते हैं किसी के ऊपर 211 टू 224, और वहीं पे ठीक 10 दिनों के बाद चैप्टर 27 पे पहुंच जाते हैं, जहां हम 353 से लेकर के क्या करते हैं, जजमेंट देना शुरू करते हैं 365 तक, ठीक है। तो इनको याद, देखिए हमेशा किसी भी एक्ट की रेंज जरूर याद रखें। एविडेंस एक्ट की भी मैंने आपको पहले दिन रेंज कराई थी, 2-3 वीडियो हमने उसका रिवीजन भी किया था, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबने उसकी बार बार प्रैक्टिस की होगी और आपको सारे के सारे जो है जो रेंज है एटलीस्ट वो याद हो गई होगी। जरूरी नहीं है कि आपको अंदर के सेक्शन याद हो जाए, कभी भी 2 दिन में लॉ नहीं आता है। ऑलवेज अ प्रोसेस टेकिंग टाइम, फसल को भी तैयार होने में समय लगता है यार। बीज बोते हैं, पौधा बनता है, पौधे पे फिर बीज आते हैं, फिर बीज को निकालते हैं, समय लगता है इस प्रक्रिया में, ऐसे ही समय लगेगा। पहले आउटर स्ट्रक्चर को याद करें, आंखें बंद करें और उसको बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, योगी बन जाए यार। बाबा रामदेव इतनी तरक्की करके बताओ, आप नहीं कर सकते हो क्या कुछ? आप भी कर सकते हो, योग से तो बहुत कुछ कर सकते हो। मेडिटेशन आपके लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी है। चलिए हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए मुझे लगता है। बैक टू द टॉपिक। जजमेंट मैंने कहा कहाँ डिफाइन है, 2 के 8 में। अब जजमेंट 2 तरह की होती है। जजमेंट जो है कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है। पहली को बोला जाता है, इसके हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। हम बात कर रहे थे जजमेंट की। अब जजमेंट 2 तरह की मैंने आपको बता दी। एक आपकी होती है जजमेंट इन पर्सोनम, जजमेंट इन पर्सोनम। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं आपको सेक्शन में डायरेक्ट पढ़ा सकता था, लेकिन अगर आप एक बार इसको समझेंगे तो फिर आप नहीं भूलेंगे। और दूसरा होता है जजमेंट इन रेम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जजमेंट इन पर्सोनम? पर्सोनम का मतलब होता है इन पर्सन, ये एक लैटिन वर्ड है। इन पर्सन का क्या मतलब है भाई? ए बी की लीगली वैलिड वाइफ है कि नहीं है, यानी कि इनकी मैरिज वैलिड है कि नहीं है। कोर्ट ने कह दिया कि ये मैरिज तो वॉइड है। क्या है? वॉइड है। तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? ए के ऊपर और बी के ऊपर। इधर सी और डी भी हस्बैंड वाइफ है, क्या सी और डी पर इसका इफेक्ट आएगा? इस जजमेंट का इफेक्ट सी और डी पर आएगा? नहीं आएगा। ऐसे जजमेंट जिनका इफेक्ट इन पर्सन होता है, सिर्फ जो पार्टीज हैं सिर्फ उनके ऊपर होता है, उनको क्या कहा जाता है? जजमेंट इन पर्सोनम कहा जाता है। आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा आप सबने, जो कॉन्ट्रैक्ट को लेके जितने भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराते हो, कोर्ट ने कहा कि तुमने इसको बोला था 10,000 देने, तो 2 कॉन्ट्रैक्ट है तुम लोगों के बीच में, तो क्या सब लोग उसको 10,000 देंगे? नहीं देंगे। ये सब क्या होते हैं? जजमेंट इन पर्सोनम बोला जाता है। समझ गए? देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना है आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बेसिक क्लैरिटी पता होनी चाहिए। सबसे कभी भी ना एक स्टूडेंट्स में बड़ा ही मिथ
होता है कि उनको लगता है कि हम अभी से ना स्टार्ट करेंगे, कोई डिक्टेट करेगा मुझे, समवन विल डिक्टेट मी दैट जजमेंट इन पर्सोनम और जजमेंट इंटरप्रेट्स इज वन विच ऑपरेट्स ओनली अपॉन दोज हु। यार ये क्या है, ऐसे नहीं करना है। आप उसको लिख लोगे लेकिन फिर भूल जाओगे। इन पर्सोनम, इन पर्सन के ऐसी चीजें जो सिर्फ इंडिविजुअल को इफेक्ट डालती है वो इन पर्सोनम होती हैं। फिर जजमेंट इन रेम क्या होता है? देन व्हाट इज जजमेंट इन रैम? जजमेंट इन रैम वो होता है, रैम का मतलब होता है वर्ल्ड, सबके ऊपर। ठीक है, किसी भी कोर्ट की जजमेंट जो किसी केस में दी जाती है, और वो सिर्फ पार्टी के ऊपर ही नहीं है, जो आपकी पार्टी टू द केस है सिर्फ उन पर लागू नहीं होता, सबके ऊपर लागू होता है। इस पे बहुत अच्छा केस में आपके केस, देखिए जो चीज़ें हम डिस्कस करें, हम ऐसे केस लॉ भी डिस्कस करेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। आईपीसी 498A क्रुएलिटी बाय हस्बैंड, ये आज की जो लीगल सोसाइटी है उसमें सबसे ज़्यादा केसेस मिलेंगे आपको इसके। ठीक है, अब हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे कि कितने केसेस फेक होते हैं कितने सही होते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। कभी भी ना एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, आई शुड फेवर देम, आई शुड फेवर देम, नहीं। एक लीगल स्टूडेंट का कभी भी ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बी न्यूट्रल, अनबायस्ड होके हमेशा आपको डिसीजन लेना चाहिए। चलिए बैक टू द टॉपिक। 498A क्या कहता है? इसमें पहले क्या होता था कि कोई भी कंप्लेन करता था, कब से पहले? 2018 से पहले। कि जैसे एफआईआर हुई, लड़की ने जाके एफआईआर कराई कि मुझे मेरा पति, मेरी सास, ननंद, बुआ सब परेशान करते हैं दहेज के लिए, क्रुएलिटी करते हैं मेरे साथ, तुरंत एक फैसला आ जाता था कि इसका एसएचओ साहब उसको अरेस्ट कर लेते थे। क्या कर लेते थे? अरेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है, अब जब अरेस्ट हो गए तो भाई जेल जाना पड़ेगा। एंड टू डिप्राइव समवन, इफ यू डिप्राइव समवन फ्रॉम हिज फ्रीडम, तो आपने उसका फंडामेंटल राइट ले लिया। ऑलवेज स्टडी द लॉ इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज रिमेंबर दीज वर्ड्स, ऑलवेज स्टडी द लॉ इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 498 ये कहता है कि भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और सीधी सी बात है, यानी कि बिना वारंट के अरेस्ट हो जाओगे। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल भी नहीं मिलेगी। अब कोर्ट जाओगे, कब बेल मिले, तब तक जेल में तो रह लिया आप। लेकिन 2018 के बाद ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्या हुआ 2018 में? एक केस आया था वहां पे, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इससे आपका जजमेंट इन रैम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जजमेंट इन रैम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई ऐसे अरेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट किसी को अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट के आप कितने जजमेंट देखिए, वो हमेशा इस चीज पे जाता है कि अरेस्ट जितना हो सके उतना मिनिमम करना है एट द एक्सट्रीम केसेस। पहले एक इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद जो डिसाइड होगा तब जाके किसी को अरेस्ट करना। नहीं तो पहले क्या होता था कि ननंद, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, परिवार के जितने मेंबर्स हैं सबको क्या कर लो, लपेटे में ले लो और जेल में डाल दो। मिसयूज होने लगा था इस पावर का, जो पावर दी गई थी नारी शक्ति को अत्याचार से बचाने के लिए, लेकिन उसका मिसयूज होने लगा। तो उस मिसयूज को भी रोका गया। अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 498A आईपीसी में इस केस को लिख लीजिए वहां पे। इसका लिंक हम सीआरपीसी से भी करेंगे। ठीक है, तो इस फैसले से क्या हुआ? क्या इससे सिर्फ अर्नेश कुमार को बेनिफिट हुआ? नहीं, ये क्या बन गया? जजमेंट इन रैम बन गया। अब आप कहेंगे कि बता क्यों रहे हैं आप, तो जजमेंट की रिलेवेंसी बता रहे थे, आप हमें जजमेंट की टाइप बताने लगे। अरे भाई, आपके जितने भी 40 से लेकर के 44 तक के सेक्शंस हैं वो सारे के सारे इसी से जुड़े हुए हैं। सभी सेक्शन इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज हम सबकी बात करेंगे। ये चीज क्लियर होगी आपको, जजमेंट के बारे में आई होप क्लियर हो गया। अब हम दो चीज और करते हैं। एक बड़ा ही अच्छा सिद्धांत है, रूल ऑफ डबल जियोपार्डी।
अब हम कहते हैं कि ऑलवेज अंडरस्टैंड द लॉ इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी अभी हमने कहा था। तो ये कहाँ लिखा गया है, हमारा जो आर्टिकल है 20 के सब आर्टिकल 2 के अंदर। फंडामेंटल राइट है, क्या है, फंडामेंटल राइट है। अब यही चीज और कहाँ लागू होती है, एक बहुत ही अच्छी चीज यूज होती है आपकी सीआरपीसी में। सीआरपीसी में एक लैटिन मैक्सिम यूज होता है, ऑट्रीफोइस एक्विट एंड ऑट्रीफोइस कन्विक्ट, दो चीजें यहां पे यूज होती हैं, ठीक है। ऑट्रीफोइस एक्विट का मतलब होता है हु इज ऑलरेडी एक्विटेड, और ऑट्रीफोइस कन्विक्ट का मतलब होता है हु इज ऑलरेडी कन्विक्टेड। ये भी कहीं ना कहीं डबल जियोपार्डी से है, सेक्शन जो है कौन सा है 300 ऑफ सीआरपीसी। कहां से निकला है, सारे के सारे लॉ आपके कॉन्स्टिट्यूशन से निकले हैं। फिर एक सीआरपीसी में आज तो हमने कर लिया, अब सीपीसी में आ जाते हैं। सीपीसी में हम क्या पढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, कि बिटवीन द टू पार्टीज और द पार्टी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल फॉर द मैटर्स इन सब्सटेंशियल इन इश्यू इन द सेम इन द फॉर्मर सूट एंड इन द सब्सिक्वेंट सूट, द सब्सिक्वेंट सूट विल बी बार्ड। इसके पीछे भी एक लैटिन मैक्सिम है, ठीक है। क्या लैटिन मैक्सिम है, हमने कहा था निमो डेट हिज वेक्सारी प्रो उना इट इडम कोजा, नो वन आउट टू बी ट्वाइस वेक्स्ड फॉर वन एंड द सेम कॉज, ठीक है। एंड इट इज द इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू एंड द लिटिगेशन। ये सारे तीनों के तीनों रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डबल जियोपार्डी का रूल पता होना चाहिए, आपको सीआरपीसी में सेक्शन 300 पता होना चाहिए, और सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा यहां पे पता होना चाहिए। रेस जुडिकाटा आई होप आपको अंडरस्टूड है क्या होगा, सेक्शन 300 भी पता होगा क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। अब आते हैं हम अपने सेक्शन 40 के ऊपर, इसके बाद हम अपने सेक्शन 40 पे आएंगे। अब आते हैं जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रिलीवेंट। ये चीज कहां से कहां बताई गई है, ये बताया गया आपको सेक्शन 40 से लेकर के 44 आएगा, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, दिस इज 44। अरे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 40 से 44 जजमेंट की रिलीवेंसी बताई गई है एविडेंस एक्ट में। अभी तक हमने पढ़ा था रूल ऑफ डबल जियोपार्डी, रेस जुडिकाटा, और सेक्शन 300 भी सीआरपीसी का, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, और यहाँ पे आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तीनों चीजें आपने पढ़ ली। अब इनका देखिए, अब ये आते हैं अपने मेयर एक्ट पे। सेक्शन 40 क्या कहता है, प्रीवियस जजमेंट्स रिलीवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। प्रीवियस जजमेंट जो है वो प्रीवियस जो आप किसी भी सेकंड सूट को यानी सब्सिक्वेंट सूट को आप लाओगे या ट्रायल चलाओगे तो उसको बार कर देती हैं। कहीं ना कहीं रेस जुडिकाटा वाला जैसा नहीं लग रहा है। अब इसकी देखिए लैंग्वेज पढ़ते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial। भाई ये क्या कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ जजमेंट का मतलब क्या है कि आपका कोई प्रीवियस जजमेंट, कोई ऑर्डर या डिक्री, पहले तो बता दूं कि ये दोनों पे लागू होता है, सिविल पे भी और एज गुड एज क्रिमिनल पे भी, दोनों के दोनों उस पे लागू होता है। और ये प्रिवेंट करा बाय लॉ, प्रिवेंट्स, लॉ कहां प्रिवेंट करा, तीन चीजें हैं यहां पे, तीन जगह पे लॉ प्रिवेंट करता है। कोर्ट को फॉर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ अ सूट और होल्डिंग अ ट्रायल
सूट कहां पे होता है? सिविल केस में होता है, ट्रायल क्रिमिनल केस में। इज अ रिलीवेंट फैक्ट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट ought टू टेक कॉग्निजेंस और सूट और टू होल्ड सच ट्रायल। भाई उसके ऊपर वो मुकदमा चलाया जाएगा नहीं चलाया जाएगा, उसके ऊपर वो क्रिमिनल ट्रायल चलेगा कि नहीं चलेगा, ये प्रीवियस जजमेंट वहां क्या हो जाएगा? रिलीवेंट हो जाएगा एंड एडमिसिबल, बट इट इज नॉट अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ये वहां पे कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये हमेशा इट इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट नॉट अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ। अब एक केस डिस्कस करते हैं जिससे कि चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए क्या है कि ये क्रिमिनल पर भी और सिविल केस। मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में, सेम पार्टीज हैं ए और बी, अब इन दोनों के बीच में एक सिविल केस है और इन दोनों के बीच में क्रिमिनल केस भी है उस मैटर को लेके, तो वहां पे इसकी रिलेवेंसी क्या होगी? इसके लिए आपको समझना होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो हमने रेस जुडिकाटा जब किया था तब भी हमने इस केस को पढ़ा था। डचेस ऑफ किंगस्टन केस 1776 का ये केस है और इस केस को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस केस को अगर आप देखेंगे ना तो इस केस में दो चीजें निकल कर आई थी। पहली चीज इसमें क्या आई थी? द जजमेंट जो है इसमें सिर्फ दो पार्टीज के बीच में, यानी जैसे ए और बी हैं तो सिर्फ इनके बीच में बाइंडिंग होगी, ना कि किसी थर्ड पार्टी पे बाइंडिंग होगी। यानी कि जजमेंट इन रेम की यहाँ पे बात कर रहा है, पर्सोनम, सॉरी, जजमेंट इन पर्सोनम की बात ये कर रहा है। दूसरा जो फैक्टर यहां से निकल कर आता है वो एक क्या था कि जजमेंट जो है वो सिविल केस की क्रिमिनल केस में रिलीवेंट नहीं होगी। यानी कि जैसे मैंने बताया ए और बी के बीच में सेम सिविल केस भी और क्रिमिनल भी है, डिफेमेशन का जैसे आप मुकदमा लगा लीजिए, तो उस केस में ये दोनों जो है आपस में रिलीवेंट नहीं होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अगर आप डिसीजंस को देखेंगे तो इसमें कई सारे केसेस ऐसे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के बिल्कुल 360 डिग्री बात की, बिल्कुल अपोजिट चले गए, 180 डिग्री, 360 नहीं 180 सॉरी, तो 180 डिग्री चले गए और कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 1966 में केस आया था वीएन शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और यहां पे कह दिया गया कि जब सिविल केस की जो जजमेंट्स हैं वो क्रिमिनल पे ओवरराइड कर देंगी, यानी कि वहां पे रिलीवेंस हो जाएंगी। लेकिन इसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी इन 2002, ये केस लो नोट कर लें सारे जो मैं बता रहा हूं आपको। केजी प्रेम शंकर वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, केजी प्रेम शंकर वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2002 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या कहा गया कि जो आपके डचेस ऑफ किंगस्टन केस के जो मैंने दो फैक्टर बताए आपको वो वहां पे लागू होंगे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और इसमें कही गई कि जो वहां पे एविडेंस जैसे लिया गया, मान ली जो एविडेंस दिए गए थे, सिर्फ जजमेंट रिलीवेंट होगी, केस के दौरान किस तरह से एविडेंस लिए गए, कौन से एविडेंस एडमिसिबल माने गए, इन चीजों को नहीं लिया जाएगा, ये रिलीवेंट नहीं होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको अभी सेक्शन 40 क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम टू 41 जो है ये आपका कंक्लूसिव प्रूफ है। क्या है? इट इज ए कंक्लूसिव प्रूफ। जो प्रिजम्पशन आती है ना कोर्ट की, वहां पे ये कंक्लूसिव प्रूफ का काम करता है। अब कंक्लूसिव प्रूफ क्या क्या है? सेक्शन 41 कंक्लूसिव प्रूफ है 112 लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड विद इन 280 डेज ऑफ मैरिज एंड 113 सीजेशन ऑफ टेरिटरी। ये तीन है जो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। इट इज ए प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड इट इज इररिबटेबल, इसको आप रिबट नहीं कर सकते। इट एंड दिस इज द जजमेंट इन रेम। ये क्या हो जाती है? जजमेंट इन रेम हो जाती है। जजमेंट इन पर्सोनम सेक्शन 40 था, वो इसीलिए कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था बिकॉज पर्सोनम में जो अलग मुकदमा दो पार्टीज के बीच में आएगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डिफरेंट फैक्ट। हर केस को उसके फैक्ट के ऊपर डिसाइड करना चाहिए, जनरल रूल होता है, इसीलिए वो पर्सोनम है। हो सकता है ए और बी के बीच में किसी बात को डिसाइड किया गया, उसके फैक्ट एंड इश्यूज अलग हो सकते हैं, उसको जजमेंट जो अलग तरीके से आ सकता है। वहीं पे सेम चीजों में आपने देखा होगा अलग किसी दो पार्टीज के बीच में डिफरेंट आ सकता है, लेकिन यहां पे जो है आपका ये जो है कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है, यानी कि इसे रिबट नहीं किया जा सकता। अब समझते हैं कि देखो होता क्या पे है। सेक्शन 41 चार चीजों में डील करता है, 4 फैक्टर्स में। वी विल डिवाइड दिस सेक्शन, हम इसको डिवाइड कर देंगे, जितना तोड़ेंगे उतना समझेंगे, जितना तोड़ेंगे उतना समझेंगे। बिल्कुल सिंपल है, हर सेक्शन को तोड़ते हुए जाना है। देखिए पहले सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज पढ़ेंगे
फिर दोबारा भी पढ़ेंगे, पहले एक बार समझिए। अ फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कंपिटेंट कोर्ट, यानी कि कोर्ट कंपिटेंट होना चाहिए इन द एक्सरसाइज ऑफ। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नंबर 1 प्रोबेट, मैट्रोमैनियल, एडमायरलिटी और इंसॉल्वेंसी। jurisdiction which confers upon the take away from any person any legal character or which declares any person to be entitled to given such character or to be entitled to any specific thing not as against any specific person। इस लाइन को समझ रहे हैं आप? not as against यानी कि ये जजमेंट इन पर्सोनम नहीं होगा, जजमेंट इन रेम की बात कर रहा है, बट एब्सोल्युटली इज रिलीवेंट when the existence of any such legal character or title of any person to any such thing is relevant। वहां पे वो conclusive proof हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे 4 चीजें हमें आती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अलग से। सेक्शन 41। अब सबसे पहले क्या आया यहां पे? प्रोबेट। What do you understand by probate? दूसरा आता है मैट्रिमोनियल, थर्ड आता है एडमायरलिटी, ज्यूरिसडिक्शन, और फोर्थ आपका आता है इंसॉल्वेंसी, ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि सेक्शन 41 सिर्फ और सिर्फ इन 4 चीजों के बारे में बात करता है। प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमायरलिटी, ज्यूरिसडिक्शन एंड इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन। प्रोबेट क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेट? प्रोबेट का मतलब होता है जब कोई विल होती है और विल को जब एग्जीक्यूट कराया जाता है तो उस प्रोसेस को प्रोबेट कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रोबेट कहते हैं। अब प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है? देखिए, जब आप इंडियन सक्सेशन एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप इंडियन सक्सेशन एक्ट, ठीक है, इंडियन सक्सेशन एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या है भाई, किसी व्यक्ति ने विल बना दी, ठीक है, अब उस विल को प्रोबेट कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, तो उस विल को एग्जीक्यूट कराने की प्रोसेस को प्रोबेट कहा जाता है और वो प्रोबेट हुई है तो दैट विल बिकम अ कंक्लूसिव प्रूफ। क्या माना जाएगा? उसे कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, अब ये बात कहां लिखी है? देखिए, जब आप सेक्शन 41 को आगे पढ़ते हैं, हमने एक बार आधा पढ़ा था, अभी दूसरा पढ़ते हैं। सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्रीज कंक्लूसिव प्रूफ। बेर एक्ट में देखिए, आपकी इस लाइन को हाईलाइट कर लें। क्या है? इसको एक चीज और लिख लें यहां पे, रीड विद सेक्शन 4। सेक्शन 4 के साथ पढ़ना है। और एक चीज और यहां पे बगल में लिख ले, इट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, एंड इट इज इररिबटेबल नेचर। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से क्या बनते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। इररिबटेबल नेचर का है। दैट एनी लीगल कैरेक्टर विच इट कन्फर्स एक्यूड एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री केम इनटू द ऑपरेशन। कोई लीगल कैरेक्टर दिया गया उस जजमेंट के द्वारा, डिक्री के द्वारा, ऑर्डर के द्वारा, दैट एनी लीगल कैरेक्टर टू विच इट डिक्लेयर्स टू एनी सच पर्सन टू बी इंटाइटल्ड एक्यूड दैट टू दैट पर्सन एट द टाइम, डिक्लेयर इट टू हैव एक्यूड एट दैट पर्सन दैट एनी लीगल कैरेक्टर। ये जो है कि लीगल कैरेक्टर की बात कह रहा है। या तो लीगल कैरेक्टर दिया गया, लीगल कैरेक्टर सीज कर दिया गया है उस जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री के द्वारा। ठीक है, that anything to which it declares any person to be so entitled was the property of that person at the time from which such judgment, order, decree declares that it had been or should be his property। ये हो गया इसका बेरेक्ट लैंग्वेज। अब इसमें सबसे पहले आपको समझना क्या क्या है। सबसे पहले आपको प्रोबेट समझना है, फिर मैट्रोमैनियल, फिर एडमायरलिटी, फिर इंसॉल्वेंसी। इन 4 फैक्टर्स को अगर आपने समझ लिया ना तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोबेट क्या है।
फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोबेट। सो प्रोबेट मीन व्हाट हैपन कि जब कोई विल का एग्जीक्यूशन होता है ना, तो विल की एग्जीक्यूशन प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोबेट कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी कोर्ट जो कि कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का हो, किसका हो? कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन हो, और कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाला कोर्ट उस विल को लेके एक कोई डिसीजन या जजमेंट दे देता है। दैट प्रोबेट, दैट जजमेंट गिवन अंडर दैट प्रोबेट विल बी जजमेंट इन रेम, नॉट इन पर्सोनम। इट मीन्स वो एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ बन जाएगी, वो पूरे वर्ल्ड पर लागू होगा, यानी कि सिर्फ पार्टी को बाइंड नहीं करेगा। मान लीजिए ए ने विल किया कि बी का सब कुछ है, मेरी सारी प्रॉपर्टी, और कोर्ट ने इस बात को कह दिया कि ठीक है अभी बी का है, बी के नाम पे पूरी विल को एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब पूरे वर्ल्ड के लिए बी ही उसका मालिक हो गया, तो बी को यहाँ क्या दे दिया कोर्ट ने? एक लीगल टाइटल दे दिया। क्या दे दिया? एक लीगल टाइटल दे दिया है। ठीक है, तो प्रोबेट आपको समझ में आ गया। फिर हम आते हैं एडमेलिटी के ऊपर। देखिए एडमेलिटी क्या होता है कि जो आपके शिप वगैरह होते हैं ना, उसको एडमेलिटी में लिया जाता है। मान लीजिए किसी शिप को लेके कोई कार्गो है, उसके बारे में अगर कोई सी कोर्ट ने, कंपिटेंट कोर्ट ने, वहाँ भी कोर्ट जो है आपका कंपिटेंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपिटेंट कोर्ट होगा तो वहाँ पे दिया गया कोई भी प्रीवियस जजमेंट जो है दैट विल बी जजमेंट इन रैम एंड दैट विल बिकम अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ। वो एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा वहाँ पे। थर्ड यहाँ पे आ जाता है आपको जो तीसरा है, एडमेलिटी के बाद आता है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या है और बाद में क्या है। ठीक है, मैट्रिमोनियल इश्यूज। मैट्रिमोनियल इश्यूज क्या होते हैं कि ऐसे इशू जो किसी की मैरिज को डिसाइड करते हैं। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। ये किसी भी, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट है, पारसी मैरिज एक्ट है, आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट के तहत है, या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट है। अगर किसी भी है, मैं एक हिंदू मैरिज एक्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट जो है कब का है? 1956। सेक्शन 13 यहाँ पे डाइवोर्स की बात कर रहा है। किसकी बात करता है? डाइवोर्स की। ए ने बी के खिलाफ डाइवोर्स का सूट फाइल किया एंड दैट विल गिवन जजमेंट बाय कोर्ट, द डिक्री दे दिया कोर्ट ने। क्या दे दिया? डिक्री पास कर दी। किस चीज़ के लिए? डाइवोर्स के लिए। तो अब से क्या हो गया? ए और बी जो है आपस में हस्बैंड वाइफ नहीं है, दे आर नॉट हस्बैंड वाइफ, बिकॉज कोर्ट ने डाइवोर्स की डिक्री यहाँ पे दे दी है। तो दैट डिक्री, दैट ऑर्डर, दैट जजमेंट विल बिकम रिलीवेंट एंड एडमिसिबल इन द एविडेंस एंड इट विल बी ए कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो क्या हो गया आपका? प्रोबेट हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया, एडमिलिटी हो गई। नेक्स्ट इसी पे आ जाता है आपका इंसॉल्वेंसी। मान लीजिए किसी कोर्ट ने कोर्ट का सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि कोर्ट हमेशा कंपिटेंट होना चाहिए, दिस इज मस्ट। कोर्ट कहता है कि ए जो है ये क्या है? इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंसी एक्ट में इंसॉल्वेंट है, कोर्ट ने ऐसी जजमेंट दे दी यहाँ पे कि ए इज इंसॉल्वेंट, देन इट विल बी जजमेंट इन रैम, नॉट इन पर्सोनम। भाई ये पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं हो गया क्या? ये इंसॉल्वेंसी का जो जजमेंट है क्या सिर्फ ए के ऊपर लागू होता है? नहीं, ये सब पर लागू होता है, ये सभी पर लागू होता है। तो चार चीज़ें आपने यहाँ पे समझ ली। अब दोबारा से एक बार बेरक देखते हैं, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी जजमेंट, ऑर्डर या फिर डिक्री जो कैसा होना चाहिए? फाइनल होना चाहिए, और कंपिटेंट कोर्ट ने दिया हो। किसने दिया हो? कंपिटेंट कोर्ट ने। ये कीवर्ड्स हैं, और किसके रिगार्डिंग दिया हो? प्रोबेट के, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी एंड इंसॉल्वेंसी। इन सब के ज्यूरिसडिक्शन में कोई दिया हो, उसका प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब वो विल को एग्जीक्यूट कर सकता है उसको, उसका मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन, उसका एडमिरलिटी ज्यूरिसडिक्शन या इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन। और इसने यहाँ पे क्या किया है? या तो उसको दिया है या उससे लिया है क्या? एक लीगल कैरेक्टर। ए और बी को क्या कर दिया? डाइवोर्स दे दिया। हस्बैंड वाइफ थे ये लीगल कैरेक्टर था इसका, हस्बैंड। कोर्ट ने इसको क्या कर लिया? इससे टेक्स अवे, कोर्ट टेक्स अवे दैट नाउ ही इज नॉट हस्बैंड। अब ये किसी का हस्बैंड नहीं रहा क्योंकि डाइवोर्स हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और विच डिक्लेयर एनी पर्सन टू बी इंटाइटल टू एनी सच कैरेक्टर। ए की विल थी बी के खिलाफ, बी के फेवर में,
और कोर्ट ने यहाँ क्या किया, विल को बी के खिलाफ, बी के फेवर में क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम प्रोबेट कहते हैं। तो प्रोबेट का जब बी क्या हो गया, टाइटल दे दिया गया, लीगल कैरेक्टर दे दिया गया। ही इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, जो विल में उसको मिली है, और कोर्ट ने उसको टाइटल दिया है। किसने दिया है, कोर्ट ने दिया है। इंटाइटल टू एनी स्पेसिफिक, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली, यानी कि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगा वो। क्या बी सिर्फ अपने आप में मालिक है भाई, पूरे गांव के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए क्या बी उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे जजमेंट जो होते हैं ये जजमेंट इन रेम होते हैं और ये रिलीवेंट हो जाएंगे, ठीक है, व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच लीगल कैरेक्टर और टाइटल। अब मान लीजिए अब कोई डिस्प्यूट आ जाता है कि क्या बी ऑनर है और पहले से विल एग्जीक्यूट हो रखी है बी के फेवर में, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो जजमेंट आई थी एग्जीक्यूशन ऑफ आपका विल की, वो यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएगी, क्योंकि फैक्ट इन इशू क्या है, बी वहाँ का ऑनर है कि नहीं है, चाहे ये फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट हो। सेकेंड पार्ट इसी सेक्शन का क्या कहता है कि ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। जब कोई भी लीगल कैरेक्टर जो उसने दिया, वो उस टाइम पे जब जजमेंट दिया गया या डिक्री या ऑर्डर आया तब उसको मिला, ठीक है, और डिक्लेयर कर, जैसे हमने कहा कि ए अब बी का हस्बैंड नहीं है क्योंकि हमने इनको क्या कर दिया, डाइवोर्स दे दिया थ्रू अ जजमेंट बाय कोर्ट। कोर्ट ही देता है ना, कहाँ जाते हैं डाइवोर्स के लिए, कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि ठीक साथ से आप पति पत्नी नहीं है। तो जब कोई टाइटल दिया जाता है, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि वो जजमेंट, वो ऑर्डर, वो डिक्री, तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, जजमेंट, आपका ऑर्डर या आपकी डिक्री, एंड दीज मस्ट बी फाइनल, फाइनल हो, और किसके द्वारा दी गई हो, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा। किस मुद्दे में दी गई हो, ये आपकी प्रोबेट में, आपकी एडमिरलिटी में, आपके मैट्रिमोनियल इश्यूज में, और आपके इंसॉल्वेंसी में। क्या देती हो किसी व्यक्ति को, कोई लीगल कैरेक्टर, लीगल कैरेक्टर या टाइटल, या तो उसको दे रही हैं या उससे ले रही हैं। ऐसी प्रीवियस जजमेंट और दोबारा से वही अगर फैक्ट इन इश्यू या रिलीवेंट फैक्ट बन जाता है तो वहाँ पे वो उसका लीगल कैरेक्टर वहाँ पे क्या बन जाता है, रिलीवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू, देन दैट जजमेंट गिवन बाय दैट कोर्ट विल बिकम रिलीवेंट एंड इट इज एन, क्या है ये आपका, दिस इज योर कॉन्क्लूसिव प्रूफ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। याद कर लें इन चीज़ों को, वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हो जाएगा। 41 के आगे आपको सिर्फ इतना लिखना है, इट इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इट इज इररिवर्टेबल इन नेचर, इट इज कॉन्क्लूसिव प्रूफ। चार ही चीज़ें याद रखनी है, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल इश्यूज, एडमिरलिटी, इंसॉल्वेंसी, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा फाइनल जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री दिया गया हो, कोई लीगल कैरेक्टर, लीगल टाइटल दिया गया है, लिया गया, दैट विल बिकम रिलीवेंट। अंडरस्टूड। ये आपका सेक्शन 41 था। 41 का हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। आपको कोई भी डाउट है तो बताइए, अगर आपको कोई भी किसी तरह का डाउट है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। फिर हम चलते हैं 42 पे। 42 कह रहा है रिलीवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट, ऑर्डर्स और डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41। 41 में क्या क्या मेंशन कर दिए, प्रोबेट मेंशन कर दिया, मैट्रिमोनियल मेंशन कर दिया, भाई आपने यहाँ पे एडमिरलिटी मेंशन कर दिया, आपने यहाँ पे इंसॉल्वेंसी में मेंशन कर दिया। इन चारों को छोड़ के, ये क्योंकि 41 में आ गई, इन सब को छोड़ के जो बचा उनकी रिलेवेंसी की बात करेगा 42। 42 आपको कह रहा है कि कोई भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41 आर रिलीवेंट, वो रिलीवेंट हो जाएंगी इफ दे रिलेट टू मैटर ऑफ पब्लिक नेचर। कैसे हो, पब्लिक नेचर के हों। एक छोटी सी चीज़ अपने बेरेक्ट में ना, जो पेपर आपने कट किया उस पर लिखिए कि सेक्शन 40 किसको बताता है। 40 आपका बताता है जजमेंट इन पर्सोनम को, जजमेंट इन पर्सोनम को। 41 किसको बताता है, जजमेंट इन रेम को। और 42 बताता है आपको जजमेंट ऑफ पब्लिक नेचर, किसके, पब्लिक नेचर के हों, ठीक है। बट सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री आर नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ,
लेकिन वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे। कॉन्क्लूसिव प्रूफ इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 ही है, सेक्शन 41, 112, 113। 112 कहता है कि 280 दिन के अंदर शादी के कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो भाई वो क्या है, आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड 113, सीजेशन ऑफ टेरिटरी, और 41 आपने पढ़ ही लिया है। 42 को इस एग्जाम्पल से आप समझेंगे, इलस्ट्रेशन बिल्कुल क्लियर कर देगा। ए ने बी के ऊपर क्या किया, ट्रेस पास करने का एक मुकदमा किया। ट्रेस पास कहाँ करते हैं, हम आईपीसी में करते हैं। और बी ने क्या किया, उसके ऊपर आरोप लगाया कि वो पब्लिक राइट है। बी के ऊपर एक मुकदमा फाइल किया गया, किसके लिए, ट्रेस पास करने के लिए। अब ट्रेस पास के लिए बी कोर्ट में क्या दलील दे रहा है कि जी वो जो रास्ता है दैट वो तो एक पब्लिक वे है, वहाँ से मैं जा सकता हूँ, मैंने ट्रेस पास नहीं किया है। अब ए कहता है कि ना जी ऐसा नहीं है, लेकिन कोर्ट इस बात की डिक्री दे देता है बाद में कि बी जो कह रहा है वो सही है, दैट इज अ पब्लिक वे। जजमेंट ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्या करता है, ए दोबारा से एक सूट फाइल करता है सी के खिलाफ कि भाई उसने फिर यहाँ से बी गुजर गया, तो ए ने अब केस कर दिया सी के ऊपर। अब सी यहाँ पे क्या करेगा, जो बी वाली जजमेंट है ना वो लेकर आएगा कि वो तो जी पब्लिक वे की आप दे चुके हैं जजमेंट, दैट जजमेंट बिकम रिलीवेंट, हालांकि दैट विल नॉट बिकम अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ हियर। अंडरस्टूड, ये 42 है। 43 कहता है कि जजमेंट जो आपकी 40, 41, 42 यानी कि पर्सोनम में यानी 40 जजमेंट्स, रैम में 41 और पब्लिक नेचर 42, इन तीनों को छोड़कर जो जजमेंट बनेंगी वो कब रिलीवेंट होंगी। ऐसे जजमेंट, ऑर्डर्स और डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन दीज 3 सेक्शंस आर इररिलेवेंट। सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है, ये कह रहा है वो इररिलेवेंट होंगे अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री इज अ फैक्ट इन इशू इज रिलीवेंट अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये क्या कहना चाह रहा है कि देखिए एग्जाम्पल समझेंगे। ए ने बी के ऊपर मर्डर का कुछ चार्ज लगाया, मर्डर का नहीं लेते हैं, ए ने बी के खिलाफ कोई सूट फाइल किया, मान लीजिए डिफेमेशन का एक सूट फाइल किया। अब बी क्या करता है, कोर्ट बी के खिलाफ एक जजमेंट दे देता है। क्या दे देता है, जजमेंट दे देता है बी के खिलाफ। और बी क्या करता है, बाद में गुस्से में आकर ए का क्या कर देता है, मर्डर कर देता है। क्या कर देता है, मर्डर कर देता है। जब बी का ट्रायल चलेगा तो ये जजमेंट जो है ना, दैट बिकम्स द मोटिव। ये क्या बन गया, उसके लिए मोटिव बन गया ए को मारने का, क्योंकि ए ने मुझ पर मुकदमा किया, मैं गुस्से में आके ए को मार दिया। तो जब मेरा ट्रायल चलेगा, एट दैट टाइम द जजमेंट विच इज गिवन इन द डिफेमेशन केस, प्रीवियस सूट में जो दिया गया था, प्रीवियस जजमेंट, दैट बिकम रिलीवेंट बिकॉज द जजमेंट इटसेल्फ इज ए फैक्ट इन इशू, इज इटसेल्फ रिलीवेंट फैक्ट। भाई मोटिव था ना ये, इसी वजह से तुम्हारा है, इट इज मोटिव। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका रिलीवेंट हो जाएगा। जितने इलस्ट्रेशन अगर आप किसी को भी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अंडरस्टूड, इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा आप। इलस्ट्रेशन से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 44। जब कभी भी आपने फ्रॉड से, कोलूजन से कोई जजमेंट ऑब्टेन किया है या फिर इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में, दैट मे बी प्रूव, उसे प्रूव किया जा सकता है। एनी पार्टी टू अ सूट और अदर प्रोसीडिंग मे शो दैट order, decree or which is relevant under section 40, 41, 42 and which has been proved by the adverse party was। भाई आपने क्या किया, अभी तक आप कह रहे थे कि जजमेंट इन पर्सोनम है सेक्शन 40, जजमेंट इन रेम है 41 और 42 में आपने कहा पब्लिक नेचर है, यही आपने अब तक कहा था। लेकिन अब जो पार्टी, आपने तो कह दिया रिलीवेंट है, एडवर्स पार्टी क्या करेगी, वो कहेगी कि 41 जो कह रहे हो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, ठीक है जनाब आपकी बात मान गए। लेकिन इसने ये कैसे हासिल की है, 3 ग्राउंड यहाँ पे है। अगर ये क्या है, इनकम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दी गई है। आपको ध्यान हो, जब हम 41 पढ़ रहे थे तो हमने बार बार कम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट पे जोर दिया था। दूसरी चीज़ क्या है कि ये फ्रॉड से दी गई है या फिर कोलूजन से दी गई है, ठीक है। तो उस टाइम पे इसकी रिलेवेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सेक्शन आपको ये बता रहा है। जब कभी भी जजमेंट इनकम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में दी जाए, कोलूजन के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा,
तो पहली बात तो ऐसी जजमेंट के ऊपर ना तो रेस जुडिकाटा का इफेक्ट आता है और ना ही डबल जियोपार्डी का आता है, ठीक है। जब रेस जुडिकाटा का कोई इफेक्ट नहीं आता है तो दैट जजमेंट में बी प्रूव्ड, वहां पे वो जजमेंट प्रूव की जा सकती है, ठीक है। तो यहां आपने देखा सेक्शन 40, 41, 42, 43 और 44, ये चारों के चारों सेक्शन जो है आपकी बात करते हैं रिलीवेंसी ऑफ जजमेंट्स की। 40 कह रहा है कि जो भी जजमेंट इन पर्सोनम होगा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया गया, किंग्स जो हमने डचेस ऑफ किंगस्टन वाला केस पढ़ा था यहाँ पे, वो रिलीवेंट हो जाएगा बट कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। 41 कहता है जो भी जजमेंट इन रेम होगा, यानी कि ऐसे जजमेंट जो पूरे वर्ल्ड पर लागू होते हैं, जो जजमेंट ऑर्डर डिक्री फाइनल होने चाहिए, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा दिए हों। आप ना आंखें बंद करके मेडिटेट किया करो कि हाँ भाई फाइनल जजमेंट, फाइनल ऑर्डर, फाइनल डिक्री किसी कंपिटेंट कोर्ट ने जब दी है, किसी को लीगल कैरेक्टर दिया है, उसे लीगल कैरेक्टर लिया है, एट दैट टाइम दैट जजमेंट विल बिकम व्हाट रिलीवेंट एंड इट इज ए कॉन्क्लूसिव प्रूफ। 42 कहता है कि जो 41 में नहीं दिया गया है ऐसी जजमेंट रिलीवेंट हो जाएंगी, यानी पब्लिक नेचर जहाँ पे होगा। और जहाँ 40, 41 और 42 नहीं कवर होता वहाँ 43 आ जाता है। और 44 कह रहा है जहाँ पे फ्रॉड, कोलूजन या फिर आपकी क्या हो, इनकम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट हो। तो ये आपकी रिलीवेंसी थी। अब रिलीवेंसी ऑफ जजमेंट में अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। अगर आपको सही में अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन देखिए उसमें क्या होगा कि हर टॉपिक अगर हम चाहें तो सिर्फ 41 के ऊपर पूरी 1 आवर की क्लास कर सकते हैं, ओनली 41 पे 4 केस लॉ डिस्कस करने लग जाएंगे। उतना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतने ज़्यादा जो मैं रेगुलर कोर्स अपना गूगल मीट पे जो है मेरा बैच है जिसके साथ करता हूँ, वहाँ पे अराउंड इसको 3 से 4 लेक्चर लग जाते हैं कवर होने में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं आपके साथ यूट्यूब पे पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ, कोई चीज़ आपको लिए ना छोड़ूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप सबको क्या करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। यार लाइक दबाने में भी जोर लगता है क्या? जितने लोग देखते हो कम से कम लाइक तो प्रेस कर दिया करो। चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, दोस्तों को भी बोले। आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और कमेंट का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।